इंडिया में मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है, लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। तो मिलिट्री में इसके लिए क्या ऐसी सुविधाएं दी गई जिससे मतलब जो महिलाएं हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा सिक्योर्ड रहती है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? पहले के समय में ये प्रायोरिटी दी जाती थी कि जो बॉर्डर पे जाएँगे या जो सीधा जंग लड़ेंगे, वहाँ पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी कि वो लोग लड़ेंगे। क्या उस समय महिलाओं को आगे भेजकर कभी जंग के लिए भेजा कि आप लोग इसको लीड करेंगे, आप ऐसा कमांड देंगे? अग्निवीर को लेकर क्या क्या मतलब सही फैसला है या कैसा है? अग्निवीर को लेकर क्या भी कहीं आप इस कैंप में गई हैं? कैसी व्यवस्था रही? काफी पनिशमेंट मिलता है। कैसा पनिशमेंट है? आप लोगों को मिला कभी? हाँ, बहुत बार मिला। कुछ बताइए दर्शकों को, हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सी कहानियां होती हैं हाँ, सैन्य जैसे हमारी कोहनियों पे खाल नहीं होती है। जब हम अकेडमी में जाते हैं तो लड़कियों के लिए सबसे पहले कितना चैलेंजिंग होता है, उनकी सेफ्टी को लेकर उनके अंदर डर रहता है कि क्या वो वहाँ पे सेफ फील करेंगी, क्या वो लड़कों के मुकाबले उतना ज़्यादा मेहनत कर पाएंगी, कैसे चैलेंज करेंगी मतलब लड़कों को। एनडीए में महिलाओं का पहला बैच जो है जनवरी में निकल के सैन्य अधिकारी बनेंगे और भारतीय सेना में शामिल होंगे। हमारे मन में यह आया कि आखिर महिलाओं का जो जीवन होता है, सैन्य जीवन जो होता है वो कैसा होता है। इसी बात पर चर्चा के लिए और खासतौर से अभी 370 जो धारा के लेकर के जो सुप्रीम आदेश आया, उस सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कर्नल हिमांशु सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और सारी चीजें बताएंगे आपको कि महिलाओं का सैन्य जीवन कैसा होता है, उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, उनके जो दिक्कतें उसमें होती हैं वो सब कैसी हैं, और जो महिलाएं सेना में होती हैं और युद्ध क्षेत्र में जाती हैं, युद्ध क्षेत्र का माहौल कैसा होता है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इंडिया डेली लाइफ में आपका। थैंक यू। और पहला प्रश्न कि भर्ती प्रक्रिया महिलाओं की क्या होती है, क्योंकि एनडीए तो अभी आया है ना, उससे पहले क्या होता था, कैसे होता था, इस बारे में बताइए। देखिए, जब मैं तकरीबन 25 साल पहले आर्मी में गई थी और उस समय ओटीए चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर लेडीज को या वुमेन ऑफिसर्स की एंट्री होती थी। उसके अलावा एएफएमसी में लेडीज थी, विच इज द मेडिकल कोर, नर्सिंग में थी। बट अगर आप आर्मी की बात करें तो सिर्फ ओटीए चेन्नई एक ऐसा संस्थान था जहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी। और ट्रेनिंग जैसे मैं आपको बताऊं बहुत टफ होती थी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल आपकी चीजें होती हैं। आपके साथ जो मेल काउंटर पार्ट हैं उनके साथ में आपकी ट्रेनिंग होती थी, सिर्फ आपकी बैरिक्स अलग थी, लेकिन उसके अलावा जितनी भी ट्रेनिंग है वो एक जैसी होती थी। और लाइफ जो है आर्मी में, देखिए आर्मी इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन लाइफ बहुत टफ है क्योंकि ये एक रन ऑफ द मिल करियर नहीं है। आप जो भी मानेंगे, एक रन ऑफ द मिल करियर नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिमांडिंग, चैलेंजिंग, मेंटली एंड फिजिकली। बहुत एंड्योरेंस और रेजिलियंस इसमें चाहिए होता है क्योंकि आपकी पोस्टिंग्स बहुत टफ जगह पे होती हैं जहां यू आर जस्ट विद मेल ऑल अराउंड, एंड आपकी लिविंग कंडीशंस भी थोड़ी हार्श हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपके जज्बे पे डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आप एक कमिटेड सोल्जर हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अरे दिक्कतें जो हम बात करते हैं कि महिला सैन्य अधिकारी होना दिक्कत है, तो दिक्कतें कुछ ऐसा आपने झेला हो और किस तरह की आम दिक्कतें होती है? जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि टॉयलेट्स को लेकर क्या बात कर रहे थे, किसी समय में टॉयलेट्स महिलाओं के लिए महिला सैन्य अधिकारी अलग नहीं हुआ करते, तो उस सब के बारे में ऐसा कारण क्या था कि हम चेतना ही हमारे अंदर नहीं जग पाई कि महिलाओं के लिए अलग कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या कारण था ऐसा? देखिए, क्योंकि आर्मी स्पेशली जो है वो जमीन पे लड़ने वाली सेना है। जमीन पे उन्होंने हमेशा मेल्स को लड़ते हुए देखा था। तो जब हम लोग आर्मी में आए तो इस तरह की अवचेतना ही नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि किसी तरह से उन्होंने हमारे लिए हर्डल्स पैदा किए, लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, जब आपने उस तरह से सोचा ही नहीं है, तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कुछ समय लगता है। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जिस भी ऑफिस में गई तो वहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज होती थी कि वहां पे टॉयलेट्स की व्यवस्था कॉमन होती थी। नाउ एज अ फीमेल यू हैव योर ओन प्राइवेसी व्हिच हैज टू बी एड्रेस। तो हर यूनिट में मैंने एक सेपरेट वॉशरूम, या आप कह लीजिए फॉर योर बिजनेस यू हैव टू गेट अ प्लेस मेड, तो ये था। लेकिन अभी क्योंकि बहुत ग्रास रूट लेवल से गर्ल्स आनी शुरू हुई हैं एंड 27-28 साल हो चुके हैं, सो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब वो सोचते हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, एंड इट्स नॉट अ मेजर कंसर्न
it's not a major concern because it's obviously it's a very natural thing. तो धीरे धीरे जब आप ऑफिस में भी चीजें बना रहे हैं तो आप उस तरह से कोई कोई व्यवस्था कर लेते हैं. लैचेस तो हर जगह होती है, सो सेफ्टी इज टेकन केयर. बट अब बहुत प्राइमरी रूट से इन चीजों को लोग देख रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं. अभी आपने एक बात कही कि जो बहुत जमीनी स्तर से लोग आ रहे हैं, खासतौर से मैं अग्निवीर के बारे में चर्चा करना शुरू करूंगा कि अग्निवीर जो अधिकतर ग्रामीण परिवेश के जो कम पढ़े लिखे, क्योंकि 12th पास बच्चा ही होता है, वो ऐसे लोग आ रहे हैं और अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो मध्यवर्गीय परिवार या निम्न मध्यवर्गीय परिवार से होंगे. अग्निवीर को लेकर क्या क्या मतलब सही फैसला है या कैसा है? अग्निवीर को लेकर क्या भी कहीं आप किसी कैंप में गई हैं, कैसी व्यवस्था रही हो? मैं अग्निवीर को लेके किसी कैंप में तो नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मैंने टीवी पे इसकी चर्चा काफी सुनी है. फॉर मोस्ट ऑफ अस आर्मी इज अबाउट इमोशंस. आप अगर हिमाचल में चले जाएं या नॉर्दर्न इंडिया में, राजस्थान में, हरियाणा में चले जाएं, तो लोग बड़े इमोशनली कनेक्टेड होते हैं फौज के साथ में कि एक ना एक बच्चा उस परिवार से हमेशा फौज में रहा है. और पीपल टेक प्राइड इन बीइंग मार्शल रेसेस. जैसे मैं इजराइल का मैं आपको जिक्र कर रही थी, तो वहां पे इस तरह का कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस का एक टर्म होता है. सो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी अग्निवीर के बारे में कहना जल्दबाजी होगी. कुछ समय के बाद में जब ये बच्चे हैं जिसमें से सिर्फ 25% को रखा जाएगा एंड रेस्ट दे विल कम आउट टू द नॉर्मल सिविल लाइफ, सोशल जो एरेना है हमारा, शायद उसके बाद हम इसके एक्चुअल रिपरकशंस को या इसके एक्चुअल इम्पैक्ट को देख पाएंगे. अभी तो इट इज वेरी अर्ली टू कमेंट कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होंगे. यस, इमोशनली हम में से काफी सारे लोग ये फील करते हैं क्योंकि हमारे लिए ये इमोशंस की बात है, जज्बात की बात है, तो ये चलेगा. एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ. हमारे गांव में, मैं जहाँ से आता हूँ, बिहार का गांव है, सीतामढ़ी जिला पड़ता है, बहुत छोटा सा जगह है. वहाँ पे जो आर्मी के लोग जाते हैं ना, तो अग्निवीर के आने के बाद किस तरह से फर्क पड़ा है तो मैं बताऊं कि लोगों के मन में अग्निवीर के प्रति, अग्निवीर आने के बाद में सेना के प्रति इमोशन थोड़े कम हुए हैं. जैसे हमारे गांव में किसी लड़के ने अगर सेना ज्वाइन किया या कोई सेना का कोई भी अंग ज्वाइन किया, उसके साथों कुछ सुधर जाते थे. गाँव में उसका रैंक नहीं जान रहा है, कोई नहीं पता वो क्या काम करता है सेना में, लेकिन उसके प्रति जो इज्जत होती थी वो लोगों में बहुत थी. अगर सेना का आदमी है और रिटायरमेंट के बाद अभी भी हमारे जो लोग रह रहे हैं बहुत, लेकिन ये अग्निवीर आने के बाद रियलिटी है कि इस चीज में कमी आई है. हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दिक्कतें हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि ये मैं आपसे बात करने से पहले मैं इस बात से संशय में था कि पता नहीं क्या बात करना है, आने के बाद जो है सबको सैल्यूट करना है, कैसा करना है. लेकिन जब आप मिली हम तो बहुत कंफर्ट फील हुआ. दिक्कत के ऊपर बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों को लेकर के सुधार अभी भी जरूरत है, क्योंकि आप 2021 में रिटायर्ड हुए हैं, तब तक आप स्थिति आप देख रही थी. आपको क्या क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सैन्य में क्या क्या चीजें बदलाव होनी चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है क्योंकि अभी 27-28 साल हो गए हैं, बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज आई हैं. जैसे इनिशियली आपके पास मटर्निटी लीव का प्रोविजन नहीं था, आपके पास चाइल्ड केयर लीव का प्रोविजन नहीं था, एंड वही आप 2 महीने की आपकी छुट्टी. जैसे मेरे जो बड़े सुपुत्र हैं, उनका जन्म अप्रैल 2005 में हुआ था और तब इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं थी. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल माई प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चे को एक केयर चाहिए होती है, जिसके लिए मेरे पास छुट्टियां नहीं थी. तो मैंने अपनी एनुअल लीव बचा के रखी थी, कुछ मैंने फरलो ली थी, कुछ अगले साल की छुट्टी लेके. सो आई हैड टू रियली स्क्वीज थिंग्स टू मेक माई चाइल्ड कंफर्टेबल. बट अभी आप देखिए, अभी आपके पास में मटर्निटी लीव है विच इज लाइक ऑलमोस्ट 180 days का है प्रोविजन. देन यू हैव अ चाइल्ड केयर लीव, एंड चाइल्ड केयर लीव के अलावा बाकी आपकी एनुअल लीव वगैरह लेके, तो यू आर एबल टू डिवोट टाइम टू अ न्यू बॉर्न, जो उसके मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. एंड एज अ मदर यू आर नॉट अंडरगोइंग दैट ट्रॉमा, बिकॉज मदरहुड कम्स, वो फिल्मों जैसी मदरहुड नहीं होती है. देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें बहुत अलग होती हैं. सो टू हैव दैट कि आप इमोशनली अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाए, एंड क्योंकि आपने अपने बच्चे को समय दिया है, उसके बहुत इन्फेंसी जिसको बोलते हैं उस टाइम पे, तो आप काम में भी आप डिवोट हो पाते हैं. देन यू डोंट हैव दैट हैसल इन योर माइंड कि मैं यहाँ पे हूँ, बच्चे का क्या होगा. वो इश्यूज फिर ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाते हैं. तो ये तो एक उसकी बात होगी. अदरवाइज अगर आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें
तो आर्मी इतना आपको मेंटली केपेबल बना देती है, बिकॉज आप सिर्फ अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, देश का ख्याल रख रहे हैं। आप देश का ख्याल रख रहे हैं। आप सिर्फ अपनी माँ की बेटी नहीं हैं, हाँ। आप पूरे हिंदुस्तान की बेटी हैं। तो आपको चैलेंजेस को फेस करना ना स्वतः ही आने लगता है। इट मेक्स यू मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वो डर और उस तरह की चीजें बहुत आई विल से कि आप सोचते नहीं हो उनके बारे में। तो 1 महीने पहले बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, आपने छुट्टियों के बारे में आपने बताया। तो जितने भी रैंक हैं, अलग अलग रैंक है, सभी रैंक के जो सैन्य अधिकारी हैं, महिला सैन्य अधिकारी हैं, सबको समान छुट्टी देने का जो प्रोविजन है वो इस बार अभी आकर के शुरू हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रेनिंग जो होता है, क्या ट्रेनिंग आपको लगता है कि कुछ महिलाओं के लिए क्या है, समान होता है, लड़कों जैसा ही होता है? ट्रेनिंग कैंप्स की कुछ याद आपको है, कुछ कैसा था आप लोगों का, उस बारे में बताइए। ओके, यस, देखिए फायरिंग रेंज सेम है, उस्ताद हमारे सबके सेम होते हैं। हम ड्रिल स्क्वायर पे साथ पे उस्ताद कहते हैं ट्रेनिंग देने वाले को? हाँ, जो वो वहाँ पे हवलदार होते हैं या हमारे जैसे साहिबान होते हैं, वो उस्ताद ही होते हैं, बिकॉज हम उनके चेले हैं ना। उस्तादी तो उन्हीं को आती है, उन्हीं से सीखेंगे हम। तो जो ऑफिसर्स नहीं, जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारे उस्ताद होते हैं। तो हम सब साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं, कदम ताल से लेके मार्च पास्ट तक वो साथ में सिखाते हैं। एंड इट इज टफ, इट इज रियली रियली टफ, क्योंकि मुझे याद है कि जब तक आप ठीक कर रहे हैं ठीक है, अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो काफी पनिशमेंट मिलता है। कैसा पनिशमेंट कुछ है आप लोगों को मिला कभी? हाँ, बहुत बार मिला। कुछ बताइए दर्शकों को, हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सी कहानियां होती हैं। हाँ, जैसे हमारी कोहनियों पे खाल नहीं होती है, बिकॉज आप क्रॉल कर रहे होते हैं। इट्स हार्ड बिकॉज आप क्रॉल कर रहे हैं। हाँ। आप बेंट पोजीशन में बहुत टाइम तक रहते हैं, आपको बहुत सारा पानी पिला के एंड आपको रोल कराया जाता है। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक योर आर्म्स स्ट्रॉन्ग। इट इज नॉट अ पनिशमेंट बेस। उसका जिसको हम पनिशमेंट कह रहे हैं, वो आपको उदंडता के लिए तो मिलता नहीं है। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमताओं को उस समय वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अ ह्यूमिलिएशन, इट इज आपका पनिशमेंट ऐसा होगा कि 6 महीने 7 महीने में जो चीजें आपको लगता था ना कि टफ है, कि 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात है, आप किसी को बोलिएगा कि 1 किलोमीटर दौड़ लीजिए, बहुत टफ होगा। लेकिन 5 किलोमीटर आप, और वो वेट लेके, हाथ में गन लेके, जब आप पास आउट हो रहे हैं, आप अपनी ट्रेंचेस बना रहे हैं, खोद रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, वो कहाँ से स्ट्रेंथ आएगी? तो वो इसी पनिशमेंट के तौर पे वो आपको फिजिकली बड़ा स्ट्रांग बना रहे होते हैं। और हाँ, हमें मिला, बहुत बार मिला पनिशमेंट, विच वाज। आपने बंदूक का नाम लिया, मैं फिल्मों में देखता हूँ, बॉलीवुड फिल्मों में, कि बड़े आराम से जो है बंदूक ऐसे उठाते हैं, और उठाने के बाद जो है वो बड़े आसानी से गोली चलाते रहते हैं। तो ऐसा एक्चुअली में होता है क्या? मतलब महिलाओं के लिए बंदूक उठाना इतना आसान है कि आप उठा करके तो ऐसे कर रहे हैं? देखिए, आसान तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है। बंदूक ऐसे नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। आप संडे को जाते हैं, आपको एक वेपन अलॉट होता है, उसका एक पर्टिकुलर बट नंबर होता है, वो बट नंबर आपके नाम पे अलॉटेड होगा, आपके साथ उसकी एक एसोसिएशन हो गई, ठीक है। आप उसकी सफाई करेंगे, आप उसको खोलना जोड़ना सीखेंगे, सब आप कर रहे हैं उसका, मतलब वो एक आपका पर्सनल एक वेपन है। तो उसकी साफ सफाई, उसका रख रखाव। अब ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिस चीज को आप एनर्जी देंगे वो आपको वापस एनर्जी देगा। तो वो कंफर्ट लेवल स्टैब्लिश होता है। फिर आप जाते हैं, आप फायरिंग सीखते हैं, उस्ताद आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप लेटेंगे अगर आप लाइन पोजीशन में फायर कर रहे हैं। स्पेशल टेक्निक्स होते हैं? यस, बहुत सारी टेक्निक होती है, और हर वेपन की अलग टेक्निक होती है। अगर आप पिस्टल फायर करते हैं, उसकी अलग टेक्निक है। अगर आपको LMG फायर कराया जा रहा है या कार्बाइन फायर कराया जा रहा है, हर वेपन की अलग टेक्निक होती है। अच्छा, जैसे कुछ मुझे बताएंगे, जैसे पिस्टल अगर चलाया आदमी तो क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए, सबसे बेसिक होता है सांस का रोकना, अलाइनमेंट करना, वो बहुत बेसिक है। जब आप फायर करते हैं, आप अपनी सांस रोकते हैं, सो दैट, बिकॉज बुलेट इतनी तेजी से निकलती है टारगेट के लिए कि यहाँ पर आपको इतना सा वो दिखेगा, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत मूव हो सकती है। बिकॉज इट जस्ट गोज, अभी तो बोलते हैं गोली की तरह फायर होना, वो इतना तेजी से। तो वो जो बेसिक ट्रेनिंग है, उसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपने पकड़ कैसे रखनी है। हमारे यहाँ कहा जाता है, मजबूत पकड़, दुरुस्त शीर्ष,
आपका जो आप अलाइनमेंट ले रहे हैं वो होना चाहिए, और सांस रोकना। दीज आर द बेसिक्स फॉर एनी फायर। बाकी फिर वेपन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने जीरोइंग ठीक से नहीं की है, आपका ग्रुपिंग ठीक से नहीं बन रहा है, तो फिर आपको और सिखाया जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग जो बंदूक चलाने की या पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो क्या कोई टाइम पीरियड होता है कि आपको इतना करना ही है या कुछ ऐसा? हाँ, ये टाइम पीरियड होता है, हाँ। बल्कि यूनिट्स में जब आप आ जाते हैं तो आपके लिए हर साल में कुछ नंबर ऑफ फायरिंग निर्धारित होता है। अच्छा। हाँ, कि एक क्वार्टर में आपने इतने एमिनेशन फायर किया हुआ होना चाहिए। बिकॉज देखिए, युद्ध कभी भी हो सकता है, तो युद्ध के लिए आपको सदैव तैयार रहना है। वो आपको बता के नहीं होगा कि आपने ट्रेनिंग पूरी की है तो अभी कर लेते हैं। हाँ। तो एज अ सोल्जर you have to be always ready. Or as officers, since we are leading the men from front, we have to be always ready. तो इसलिए वो फौज में ना कायदा बहुत क्लियर है, ये चीज इस समय पे इतनी होनी ही है। So that's why they say right place, right time and the right ring. You have to be there. ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आप कर रहे होते हैं। आपने युद्ध का नाम लिया, और युद्ध बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। मतलब हमेशा कोई आदमी सुनना चाहता है, जानना चाहता है। पत्रकारिता में खासतौर से बताऊं कि जो भारत में अभी जो पत्रकारिता में नाम देख रहे हैं, कारगिल के समय भारत उनका अहम रहा। तो इस वजह से उनके जीवन में, करियर में कारगिल का युद्ध जो था बहुत नाम लेकर के आया उनके जीवन में। क्या महिला सैन्य अधिकारी अभी जिस भारत में सैन्य अधिकारी बैटल फील्ड में नहीं जाती हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 22 साल की थी जब मैंने पहली बार युद्ध देखा था। वो कारगिल युद्ध था सन 1999 के समय कारगिल युद्ध हुआ था, मई से जुलाई तक। तो मैं कमीशन हुई थी मार्च 98 में। तो मेरी तकरीबन 1 साल की सर्विस थी। और जब पता चला तो हमारी पूरी यूनिट्स मूव हुई थी, एंड हमने भी मूव किया था। और वहां पे यू डोंट रिमेम्बर कि आप एक मेल हो या फीमेल हो, बिकॉज आपको ट्रेनिंग किसकी मिली है? आपको लड़ने की ट्रेनिंग मिली है। आप फ्रंट पे जाके गोलियां नहीं चला रहे, लेकिन आपका जो स्टिपुलेटेड काम है, जो आपका है, जैसे मैं एक ऑर्डिनेंस ऑफिसर थी, तो मेरा काम था 24 घंटे वो सप्लाईज ऑर्डिनेंस की सेना के लिए देना। तो हमने जाके अपना टेंट लगाया, हमारी यूनिट की एक लोकेशन निर्धारित की गई। फिर हमने जो तरीका होता है कि कहाँ से गाड़ियां आएंगी, कैसे, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ द ट्रैफिक टू बी जैम्ड। सिर्फ आपकी गाड़ियां नहीं है, बहुत सारे लोग आपके पास सामान लेने आ रहे हैं, गाड़ियां की गाड़ियां आ रही हैं, और 24 आवर्स आप काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ऑर्डिनेंस में थी, बहुत सारी महिलाएं जो हैं सैन्य अधिकारी, वो ASC में भी थी या एजुकेशन कोर में थी। तो जिसकी यूनिट जहां मूव हुई, वो उसके साथ वहां मूव होके गई है। अभी तो आर्टिलरी में भी लेडी ऑफिसर्स आ गई हैं, और अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो कुछ फ्रंट में भी पोस्ट हो रही हैं, या बहुत जिसको हार्ड फील्ड बोलते हैं, वहां पे भी लेडी ऑफिसर्स पोस्ट हो रही हैं। तो आर्मी डज नॉट डिफरेंशिएट, इट डजंट डिफरेंशिएट। आप एक यूनिट में पोस्टेड हैं, आपको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका निर्वहन आपकी जिम्मेदारी है। ट्रांसफर की हम बात करें, जो मान लें कि अगर अधिकतर होता है कि लड़कियां, महिलाएं जो है बहुत शिकायत करती हैं, कह रहे तुम्हारा बहुत ट्रांसफर होता है यार, अब आप खुद सैन्य अधिकारी, आपके भी ट्रांसफर होते रहे होंगे। तो क्या घर में ऐसी बातचीत होती थी कभी कि हस्बैंड के साथ में कि ट्रांसफर बार बार क्यों हो रहा है, या दोनों, आप भी और सर भी आर्मी में ही हैं, दोनों अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, तो दिक्कतें कैसी रही, कैसे कोऑर्डिनेट कैसे करते थे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं, तो मुश्किल तो होती है, लेकिन अभी कोशिश करती है कि आपको ऑल्टरनेटिवली एक पोस्टिंग साथ में दे दी जाए, बिकॉज हर बार देना संभव नहीं है। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जिनका उनको मैनेजमेंट करना है। पोस्टिंग्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो आपका करियर प्रोग्रेशन देख रहा है, आपकी पोस्टिंग्स देख रहा है। और वो भी गलत होगा कि मैं कहूँ मुझे हर बार पोस्टिंग साथ में चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारे ऑफिसर्स को एकोमोडेट करना है। तो मुश्किल ये होती है कि देखिए, अभी जैसे आपके, जब तक आप अकेले हैं कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका परिवार होता है, बच्चों की एजुकेशन, अब जब आप किसी छोटी जगह में हैं जहाँ स्कूलिंग का इशू है, या आपके माता पिता बूढ़े हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशन का इशू रहता है, तो ये दिक्कतें बहुत आती हैं। स्पेशली अगर मान लीजिए दोनों स्पाउस साथ में नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो आई हैव टू गो एंड attend all his PTMs. I have to get him admitted in a good school.
अब उस स्कूल में, क्योंकि अब मेरा बच्चा पढ़ रहा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु से मेरी पोस्टिंग आई है गुजरात में, नाउ द लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर। अब वो गुजराती जब तक सीखता है तब तक मेरी पोस्टिंग हो गई पंजाब में, यू नो। तो बच्चों को बहुत सारा एक इमोशनल अपहेवल देखना पड़ता है, उनके एडजस्टमेंट के साथ में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और क्योंकि हमारा काम बहुत डिमांडिंग रहा है तो वो इश्यूज आते हैं, बट वो जो एक आर्मी ऑफिसर होने का जो शान और सम्मान है ना, उसके आगे ये सब बहुत फीका लगता है। मैं दोबारा से युद्ध की तरफ, जो आप कारगिल वाला बता रही थी, तो ये कारगिल एक जो बहुत ही मतलब भारत का एक गौरवपूर्ण जीत दर्ज कारगिल कहा जाता है। कारगिल कुछ घटना आपको याद है जो आपको लगता है कि बहुत मतलब लगा कि यार अब तो जान जा सकती है, या कुछ ऐसी घटना जो आप दर्शकों को बताना चाहें? मेरा, क्योंकि मैं बहुत फ्रंट पे नहीं थी, हम लोग सांबा के आसपास थे, तो क्योंकि वो समय ऐसा था, मई से जुलाई का समय था, बारिशें बहुत होती थी, और उस समय पे टेंट्स जो हैं वो पुराने तरह के टेंट्स होते थे जिनको 180 पाउंडर्स उस तरह से कहा जाता था। सो एक रात को काफी तेज बारिश हुई एंड बहुत तेज फ्लैश फ्लड आ गया। आई वॉज इन माई टेंट, ऑब्वियसली आई वॉज अवेक, बट सडनली जो भी हुआ होगा इट जस्ट कोलैप्स्ड। तो यूनिट में सब हम उठे हुए थे एंड व्हेन इट कोलैप्स्ड ऑब्वियसली आई केम आउट एंड तो वो आपको उस समय लगता है कि एक तो आप फैमिली से बहुत दूर हैं, ऊपर से सडनली, एंड आई वाज द ओनली फीमेल इन दैट यूनिट, तो माय सेफ्टी सिक्योरिटी एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, पीपल वर वेरी नाइस, बट स्टिल वो एक लगता है कि आपने पूरे दिन काम किया है, आप पूरे दिन एमिनेशन सप्लाई कर रहे हैं, बाकी चीजें दे रहे हैं, यू आर वेरी टायर्ड एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप, बट देन नाउ यू सी हाउ मच एंड्योरेंस that has taught you in life। अब आप अनशेकन रहते हैं जब कोई मुसीबतें आती हैं, क्योंकि आपने वॉर को बहुत नजदीक से देख लिया, आपने उसके साथ में और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है वो भी साथ में देख लिया। सो मेरे लिए तो एक वो चीज है जो मुझे नहीं भूलती है, बाकी हमारा काम था वो हमने किया, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि आई कुड हैव डाइड। अच्छा, एक बात ये कि जब जैसे ट्रेनिंग की बात होती है या जब आप पोस्टिंग की बात करते हैं, पेट में दर्द का बहाना बनाते हैं, क्योंकि स्कूल में अधिकतर लोग जो है पेट में दर्द का बहाना बनाते हैं, या कुछ ऐसे बहाना जो किसी तरीके से ट्रेनिंग में ना जाना पड़े, या कैंप में है तो हमें सुबह ना उठना पड़े, ऐसा कुछ होता है उस आर्मी के? नहीं, आर्मी ऐसी आपको कोई चॉइस नहीं देती है। देयर इज नो चॉइस। यस, हाँ, अगर आप जेन्युइनली अनवेल हैं, यू हैव टू रिपोर्ट सिक। आप सिर्फ बहाना बना के नहीं रुक सकते हैं, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड वो उसमें फिर आपको डायग्नोज करके जो भी आपका इशू है वो लिखते हैं। मतलब बहाना बिल्कुल बना ही नहीं सकता आपने, जैसे आपने बोला कि पूरा आपको उठा पटक चेक करना शुरू कर देंगे, ऐसा? हाँ हाँ, आप बनाइए बहाना, या तो आप इतने आला दर्जे के कलाकार हैं कि आप वो डायग्नोज उस तरह से करवा सकें, अदरवाइज मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डॉक्टर साहब हैं वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो पकड़ लेंगे अगर आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो। अरे, एक जैसे रिटायरमेंट प्लान, जैसे आप रिटायरमेंट आपने 2021 में आपका हुआ, तो जो दर्शक होंगे, जो लड़कियां हैं, खासतौर से हम भारत में रिटायरमेंट को लेकर के लोग उतने गंभीर नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो नहीं समझ में आती, तो एक बार रिटायरमेंट प्लान के लीजिए, क्योंकि आप सॉफ्ट स्किल भी काम करा रही हैं और ये सब चीजों को, एक बार रिटायरमेंट कैसे प्लान किया जाना चाहिए लड़कियों को खासतौर से बता दीजिए एक बार। देखिए, मुझे बचपन से ये सिखाया गया था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अबाउट फाइनेंसेस, इट इज अबाउट इंडिपेंडेंस। तो मैं बहुत लॉन्ग टर्म सोच के चली। जब मैं आर्मी में थी तो आई ऑलवेज, एक हमारे कंपलसरी सेविंग्स तो होती ही हैं, उसके अलावा भी आई इन्वेस्टेड माई मनी वेरी वाइजली। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी में बहुत पैसा बढ़ता है, बट मुझे लगता है कि उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहां योर मनी कैन ग्रो, बट वो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी चाहिए, क्योंकि थैंकफुली आर्मी इज नाउ पेंशनेबल, द जॉब इज पेंशनेबल, सो यू हैव दैट सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज देयर। उसके अलावा आर्मी आपको कुछ मौके देती है DGR के थ्रू, जिसमें यू कैन डू सम कंपल्सरी कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड टू यू। मतलब किसी भी आदमी के लिए, मतलब आर्मी के लिए? आर्मी अच्छा, आर्मी के लिए। मैं पहले आर्मी को कवर करूंगी। तो आप काफी सारे कोर्सेज करके यू कैन टेक अनदर जॉब।
एक रीएम्प्लॉयमेंट की भी फैसिलिटी होती है, लेकिन उसके अलावा देखिए कठिन समय कह के नहीं आता है। जब आप पैसा कमा रहे हैं तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी ये चीज दी गई है कि जो पैसा है ना, अगर आपके पास 1 रुपया है उसको कई हिस्सों में बांटना है आपने, जिसमें से एक आपकी जो परिवार है उसका आपने भरण पोषण करना है, एक आपने उनकी मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए रखना है, कुछ आपने दान भी करना है, आपका 2% दान में भी जाना चाहिए, आपका कुछ पैसा है जो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। आपने 12वीं कर ली, बीए कर लिया, दैट इज नॉट हाउ डू यू स्टे इन सिंक विद द टाइम्स। तो कुछ आपका जो इनकम है उसमें से कुछ पैसा आपका आपकी अपनी ग्रोथ में, आपके अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, कुछ हिस्सा आपका इन्वेस्ट होना चाहिए, बिकॉज मनी सेव्ड इज नॉट मनी ग्रोइंग। तो अब आप चाहें तो आप उसको पेंशन स्कीम्स में, जैसे आजकल तो एनपीएस जो आप बात कर रहे थे वो है, और उसके अलावा आप बहुत वाइजली पैसे को इन्वेस्ट करिए। अब वो डिपेंड करता है आप किस फंड एडवाइजर के पास जाते हैं, लेकिन टू सेव फॉर योर रेनी डेज इट इज अ वाइज थिंग। मैं पैसा नहीं बचाता हूँ या नहीं बचाती हूँ, या आई डोंट केयर अबाउट माई फ्यूचर, दिस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ विजडम। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हम तो प्रेजेंट में जीते हैं भाई, प्रेजेंट में हमारा जो जैसा चल रहा है ना, फ्यूचर के बारे में सोचना बिल्कुल सही है। देखिए बात ये है, देयर आर थिंग्स, आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा ही नहीं। आप आज की तारीख में जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप जब उम्र में बड़े होंगे, यू डोंट वांट टू हैव एन ओल्ड एज जहां पे आप बीमार रहें या आपके पास हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का पैसा ना हो। तो प्रेजेंट में जीना बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जिए प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में जीने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ऐशो आराम करें। एनी पर्सन हु इज वाइज, वो बहुत साल का सोचेगा, उसका विजन बहुत ईयर्स का होगा, वो काम करेगा महीनों के हिसाब से, वो रिजल्ट चाहेगा सालों में, लेकिन आज में वो जिएगा, बिकॉज आज जो हम दे रहे हैं ना वही हम आगे फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज में जिए, कीप योर हेल्थ गुड, keep your money wisely and invest in good emotions। मेंटल हेल्थ भी तो जरूरी है ना। अरे एक चीज मतलब मेरे मन में बहुत पहले से आ रहा है कि जैसे काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट हमारे देखेंगे अभी सारे लोग, सब में कॉम्पिटिशन आते हैं, मतलब कायदे से कायदे चुगली करना जो, तो क्या महिला सैन्य अधिकारियों में चुगली होती है क्या? यार उसने ज्यादा गोली चला ली, यार उसने उसका ज्यादा अच्छे जगह पोस्टिंग हो गई, यार उसके पति ने ये गिफ्ट किया, ऐसा कुछ होता है? बात करते हैं आप लोग तो हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा, बट आई डोंट थिंक कि हम लोग गॉसिप वगैरह में बहुत इन्वॉल्व हो पाते हैं। देयर इज सो मच ऑफ वर्क प्रेशर एंड आई थिंक उस लेवल पे पहुंच के आप लाइफ को बहुत आई से होलिस्टिकली समझते हैं। आपको समझ में आ जाता है इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार जो आपने बात कह दी वो ऐसा नहीं है कि दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। तो आपके जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स होते हैं वो भी खराब होते हैं। सो आई थिंक पहले तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम पे तो लेडी ऑफिसर्स एक स्टेशन में ही 1 या 2 होती थी, तो वी यूज्ड टू बी बॉन्डिंग। हमको लगता था कि साथ में एक वो जो एक आपका गर्ली टॉक जिसको कह लीजिए, या यू वांट टू बी लाइक अनदर वुमन, तो वो उस समय हम हेल्दी फ्रेंडशिप डेवलप करने में ज्यादा बिलीव करते थे। शायद होता होगा, मुझे नहीं पता है। रिटायरमेंट के बाद भी तो लोग करते हैं। अभी आप कैसे रिटायरमेंट के बाद ऐसी कुछ किटी पार्टी टाइप होती है ऐसा कुछ? हाँ, किटी पार्टी तो होती है, और जो मेरी एचवी सॉफ्ट स्किल है वो थैंकफुली इट इज विद अनदर लेडी ऑफिसर, शी इज लेफ्टिनेंट कर्नल विनीता दलाल, एंड हम दोनों ने मिलके ये कंपनी पिछले 2 साल से खोली हुई है। थैंकफुली वी आर डूइंग वेरी गुड। तो अगर हम उस तरह से चुगली और उसमें बिलीव करते तो शायद हम ग्रो नहीं कर पाते। सो वी केम टुगेदर एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग। फेमिनिज्म पे हम आते हैं। फेमिनिज्म बहुत आजकल जो अल्ट्रा फेमिनिज्म या जो भी चीजें होती है उसके ऊपर, फेमिनिज्म को लेकर के आपका क्या मानना है? क्या फेमिनिज्म अभी जो भारत में जो बातें होती हैं जिसमें पुरुषों से नफरत की बात आती है, तो क्या फेमिनिज्म को लेकर के आप सोचते हैं? मेरी निजी राय ये है, नफरत किसी से भी हो, पुरुष से क्या किसी से भी,
it is not healthy for your brain. Hmm. It's just not healthy. और as a mother, I would say मेरे लिए feminism is what where I tell my child that when he grows up, I feel safe with him. Any other woman who's around him feels safe. Feminism मेरे लिए पुरुषों से नफरत करना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारा जो परिवेश है उसमें एक अपने लिए कंफर्टेबल जगह बनाए और उनके लिए भी कंफर्टेबल जगह बनाए. जो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, देखिए समाज को बदलने में टाइम लगता है. सो वो थॉट प्रोसेस को अगर मैं अपने कंट्रीब्यूशन दे पाऊं चेंज करने में, मेरे लिए वो फेमिनिज्म है. दैट इफ आई एम देयर, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, वेदर गर्ल्स और द बॉयज, वेयर आई गिव देम, आई शेयर माय जर्नी विद देम, वेयर आई फील कि सबके लिए ये सेफ हो. अगर मैं ये कहूँ कि लड़कों के लिए बहुत सेफ है तो आजकल वो भी नहीं है. लाइफ इज ओवरवेलमिंग फॉर एवरीवन. तो जैसे हमने जो भी डिस्कशन किया, सभी डिस्कशन के लास्ट में हम लोग अपने जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनसे कुछ प्रश्न लेते हैं ताकि और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि सभी पत्रकार जो होते हैं इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, तो उनके मन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दर्शकों के लिए हो सकता है कि जो हमसे छूट जाए वो कवर कर लें. तो पहला सवाल हमारे सुदीप भाई हैं, हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, और वो आपसे पूछेंगे. इनके जवाब के बाद फिर बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे. पहले के समय में ये प्रायोरिटी दी जाती थी कि जो बॉर्डर पे जाएंगे या जो सीधा जंग लड़ेंगे वहाँ पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी कि वो लोग लड़ेंगे. क्या उस समय महिलाओं को आगे भेज कर कभी जंग के लिए भेजा कि आप लोग इसको लीड करेंगे, आप ऐसा कमांड देंगे? देखिए, आर्मी में जो फाइटिंग आर्म है वो इन्फेंट्री है, वही आगे जाते हैं. उसमें तो अभी तक भी women have not been given commissioned. So there is a difference. और जो हम लोग सपोर्टिंग आर्म्स में थे या सर्विसेज में थे, उनकी यूनिट जहाँ तक मूव की है वो सब साथ में गए हैं. और आप देखिए शुरू से 1948 के टाइम से लेडीज हैव बीन टू वॉर. अभी भी जो मेडिकल सर्विसेज वाले हैं, अगर उनका काम इवैक्यूएशन का है या मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पे पहुँचाने का है तो दोज वुमेन आर देयर. तो अभी के हिसाब से लगता है कि हमारी महिला जो टीम है वो तैयार है जंग के लिए? आप किसके साथ जंग करवाना चाह रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए. जब भी हम जंग के हालात हों तो हमारी टीम तो तैयार रहेगी ना. यस, आर्मी इज ऑलवेज रेडी. जो मैं आदित्य से भी बात कर रही थी कि इट डज नॉट वर्क इन नी जर्क रिएक्शंस. इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बिकॉज आपकी ट्रेनिंग लगातार हो रही है. जिस दिन से आप एकेडमी में आए, यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड. हेलो मैम, मेरा नाम आयुषी चौहान है और मैं यहाँ पे एज अ कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैम, सबसे पहले एज अ गर्ल मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम एकेडमी में जाते हैं तो लड़कियों के लिए ये सबसे पहले कितना चैलेंजिंग होता है. उनकी सेफ्टी को लेकर उनके अंदर डर रहता है कि क्या वो वहाँ पे सेफ फील करेंगी, क्या वो लड़कों के मुकाबले उतना ज़्यादा मेहनत कर पाएंगी, कैसे चैलेंज करेंगी मतलब लड़कों को. पहली चीज़ तो आर्मी में आप ये भूल जाइए कि आपको किसी तरह से भी डरने की ज़रूरत है. इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्लेस, वेरी सेफ प्लेस. मतलब मैंने कभी वहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको कहिए या मॉलेस्टेशन कहिए, मैंने कभी नहीं फेस किया. एंड इट इज़ वेरी सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स बिकॉज आप भी तो उनके साथ ट्रेनिंग पा रहे हैं, तो आपने उनको चैलेंज नहीं करना. देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन व्हिच गोज ऑन. और कभी कभी मैम एक्चुअली ऐसा फील होता है कि लड़के हैं वो कहीं वो कहते सोचे कि कहीं हम कमज़ोर तो नहीं है, ऐसा फील कराएं, या फिर ये सब डर लड़कियों के मन में रहता है वहाँ पे कि क्या हम उनको चैलेंज कर पाएंगे, क्या हम उतना मेहनत कर पाएंगे, उतनी तरीके से वो चीज़. यही सोच तो बदलनी है. देखिए वो उनका बायस नहीं है, वो आप सोच रहे हैं. ओके, इट इज द बायस इन योर माइंड कि वो क्या सोचेगी. सो यू हैव टू ओवरकम योर बायस फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट व्हाट दे आर थिंकिंग, राइट. तो उसके लिए आपने अपने आप को सशक्त बनाना है ना. आपकी एजुकेशन अगर अच्छी है, अगर आप फिजिकली अपना ध्यान रख रहे हैं. मेरा नाम सौम्या है, मैं यहाँ सोशल मीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती हूँ. यहाँ पे अब महिलाओं की सैन्य शक्ति, उनके जीवन के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई. सवाल हुआ आपसे, मेरा सवाल थोड़ा हटकर ये है कि बॉलीवुड की तरफ, जैसे पहले देखते थे हम कि पिक्चर्स में जो काम हीरो के होते थे वही हीरो के दिखाए जाते थे. अब मैं ये देखती जा रही हूँ कि बॉलीवुड की परिभाषा बदल गई है. मतलब जो काम गुंडों के हुआ करते थे अब उन्हें हीरो के तौर पर दिखाया जा रहा है. काफ़ी एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट मूवी है हमारी एनिमल, जो मतलब पलकों पे बिठा के रखता था बॉलीवुड हीरोइन को, अब उन्हें जो है जूती की नोक पर दिखाते हैं, उन्हें इंसल्ट करते हैं. तो इस पर मतलब आपका क्या कहना है? सी, आई डोंट बिलीव इन टॉक्सिक
मेस्क्युलैरिटी, वो जो दिखाया गया है वो एक आई थिंक टॉक्सिक मेस्कुलैरिटी को दिखाया गया है। परिवार में एक दूसरे का आदर होना, सोसाइटी में एक दूसरे का आदर होना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं कि समाज का आईना ही बॉलीवुड है जी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस तरह से हम लोग शायद बहुत सारी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो शायद रिफ्लेक्शन है। बट सिनेमा को अगर सिनेमा के तौर पे आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आई डू नॉट endorse this kind of cinema which I feel is degrading it's not about women, the social structure. आप किसी महिला की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आपका सामाजिक स्तर उस तौर पे दिखा रहे हो कि आपकी मानसिकता कैसी है, जो आप अपने आसपास वाले लोगों से उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपकी संवेदना कहाँ है? मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं टेक लीड करती हूँ यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है, लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, तो मिलिट्री में इसके लिए क्या ऐसी सुविधाएं दी गई जिससे मतलब जो महिलाएं हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा सिक्योर्ड रहती है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है? पहली बात है, मेंस्ट्रुएशन को एज अ टैबू तो लेना ही नहीं है। हाँ, इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड आई थिंक प्रकृति ने एक बड़ी खूबसूरत चीज दी है जिससे आप मातृत्व धारण कर सकती हैं। आर्मी एज सच कोई पॉलिसीज मेंस्ट्रुएशन को लेके नहीं है, बट यस इन केस यू हैव दोज डिफिकल्ट डेज यू कैन ऑलवेज विजिट द डॉक्टर एंड दे डेफिनेटली गिव यू रेस्ट। बट आई थिंक हम डील करना सीख जाते हैं। इंडियन आर्मी पे आरोप लगते आए हैं कि वो महिलाओं के साथ वो सेफ नहीं है वहाँ पे, तो इस पे आपका क्या कहना है? आई थिंक इंडियन आर्मी जो है महिलाओं के लिए बहुत सेफ है। उनका कायदा जो आप देखेंगे, आई थिंक दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड 370 एक अलग चीज है। 370 से आर्मी और ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। इससे आर्मी का बिहेवियर कहीं पे भी सामने नहीं आता है। दैट इज अनदर पॉलिसी। 370 इज अ पॉलिसी, आर्मी का बिहेवियर इज अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक जितना हम लोग आर्मी के साथ में सेफ फील करते हैं, समाज में आप किसी को भी देखिएगा, अगर आप बोलेंगे किसी को ये एक इंसान है और दूसरा फौजी है, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? फौजी के साथ ऑब्वियसली। यू हैव द आंसर। यस, सो इट इज नॉट दैट। फौज बहुत कायदे से चलती है एंड दे रिस्पेक्ट वुमेन, दे टेक केयर ऑफ देयर वुमेन। मैम, वैसे तो बैटलफील्ड और आर्मी के लाइफ के बारे में हम बहुत बातें कर सकते हैं, घंटों बातें कर सकते हैं। हमारे जो साथी ने आपसे प्रश्न पूछे इस तरह के और भी हो सकती हैं, लेकिन समय का अभाव होता है, हमारा कुछ समय लिमिटेशंस, और इस वजह से हम अब ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और आपका फिर से बहुत स्वागत है और अगली बार हम फिर से नई चीज़ों के साथ मिलेंगे ज़रूर। और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए।